अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बारी है चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट के एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करने की। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे जो एमसीक्यूज़ होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे, उनके पीछे की लॉजिक जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ जो आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग क्या करो, इनकी प्रैक्टिस करो। पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करो। ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो ऑनलाइन टेस्ट जाके अटेम्प्ट करो। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 की ऐसी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि याद रखोगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोपोज्ड बाय। तो देखिए, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट अबाउट लाइट जो है वो पेश की गई हैं, जिसमें से जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहलाती है। तो ये तो बहुत ही आसान था पहचानना कि ये हो जाएगा हाइगन, जिसने इसको डिस्कवर करा था। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी और केपलर और गैलीलियो बेसिकली लाइट से ताल्लुक नहीं रखते। नंबर 2, येलो लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ कांट बी। येलो लाइट हो अगर और वो येलो लाइट है, मतलब कि उसमें सारी की सारी वेव जो है वो सिंगल वेवलेंथ वाली हैं, तो वो क्या नहीं कर सकती? क्या वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती? नहीं जी नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, नो प्रॉब्लम। क्या वो रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती? वो रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। क्या वो पोलराइज नहीं हो सकती? नहीं, वो पोलराइज भी हो सकती है, बट वो डिस्पर्स नहीं हो सकती। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का अपनी डिफरेंट वेवलेंथ्स में ब्रेक हो जाना। जैसे कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, बट यहां पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि येलो लाइट है जिसकी एक ही सिंगल वेवलेंथ है। तो सिंगल वेवलेंथ कैसे डिस्पर्स हो सकती है? डिस्पर्स होने के लिए लाइट के अंदर कई सारी वेवलेंथ्स होती हैं, तब जाके वो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट वेवलेंथ में डिस्पर्स हो जाती है। नंबर 3, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव विच डज नॉट वेरी विद द मीडियम इज। कौन सी खुसूसियत है लाइट वेव की जो कि वेरी नहीं करती है? डज नॉट वेरी विद द मीडियम, मीडियम के लिहाज से वेरी नहीं करती है। ए फ्रीक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी वेलोसिटी और डी वेवलेंथ। कौन सी वेरी नहीं करती है? तो देखिए, सबसे पहले बात, जब भी कोई एक लाइट वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ उसके एम्पलीट्यूड में भी फर्क आ जाता है, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड में, वेलोसिटी में फर्क आने की वजह से वेवलेंथ में भी थोड़ा सा चेंज आता है। बट जैसे कि हम जानते हैं v बराबर होता है एफ लेमडा के और f बराबर होता है v ओवर लेमडा के। तो नतीजे में स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। जब दोनों चीज़ें चेंज होती हैं तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल होता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नंबर 4, द वेव फॉर्म ऑफ वेव्स विल बी स्फेरिकल व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर। जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, तो कब होती हैं? ए, जबकि वो पैरेलल हो लाइट रेज, बी परपेंडिकुलर हो, सी मोनोक्रोमेटिक हो या पैरेलल ना हो। तो याद रखिए, अगर तो बिल्कुल लीनियर वेव फॉर्म्स होती हैं तो फिर तो वो पैरेलल को शो करती हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल वाली बात तो यहीं पर ही खत्म हो गई। मोनोक्रोमेटिक का इससे ताल्लुक नहीं, परपेंडिकुलर भी नहीं। याद रखिए, अगर स्फेरिकल है तो वो कम अज कम एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं होती, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। नंबर 5, कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो कलर ऑफ लाइट है उसको हम हासिल करते हैं, किस तरीके से हम उसको डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ वेवलेंथ। तो याद रखिए, कलर ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वेवलेंथ की। वेवलेंथ से डिसाइड करते हैं कि वो क्या है और किस चीज पर डिपेंड करती है। Number 6, when a transverse wave traveling through a rare medium is reflected from a denser medium, then phase change produced in it will be equal to। जब कोई ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी डेंसर मीडियम से, मिसाल तौर पे ये रेयर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है और ये जो है वो डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे जब भी यहाँ से आती है, ठीक है, इस तरीके से जाती है, तो टकराने के बाद जब वापस आती है तो वो पॉइंट जहां पर ट्रफ आ रहा होता है वहां पर क्रस्ट आता है, जहां पे क्रस्ट आ रहा होता है वहां पर ट्रफ आता है और इस तरीके से वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए, इसके फेज में चेंज तो आता है, और फेज में चेंज क्या आता है? सारे के सारे क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे ट्रफ क्रस्ट में तब्दील हो जाते हैं, और इसको कहते हैं फेज चेंज ऑफ 180 डिग्रीज। या तो हम इसको कहते हैं फेज रिवर्सल हो जाता है, या तो हम कह सकते हैं फेज चेंज हो जाता है 180 डिग्रीज। Number 7, the locus of all points in the same phase of vibration।
सारे के सारे पॉइंट जो कि सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के अंदर हों और उनको हम मिलाएं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट का एक बेहतरीन किस्म का टॉपिक चैनल पे अपलोडेड है, तलाश फिजिक्स एकेडमी पे जाके सर्च करो, वेव फ्रंट या हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंशाल्लाह मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर 8, एक थिन लेयर है ऑयल की जो कि सरफेस पर होती है, वो कलर्ड लगती है। बारिशों के दिनों में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि रोड के ऊपर पानी पड़ा होता है और अक्सर बाइक वगैरह का ऑयल निकल जाता है, लीक होता है, तो आप देखते हो कि वहां पर कुछ डिफरेंट कलर से नजर आते हैं। ठीक है ना, जो थिन लेयर होती है ऑयल की जब वो पानी पर आती है तो डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। किस वजह से? ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंटिंग द ऑयल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। याद रखिए वहां पर एक खास किस्म का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है जिसे कहते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। बेसिकली एक खास किस्म का इंटरफेरेंस होता है जिसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहा जाता है, यानी कि वो जो ऑयल की थिन फिल्म बनी है उसका जो इंटरफेरेंस है उसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। Number 9, when Newton's rings are observed by reflected light, the center of rings appear dark due to। देखो न्यूटन रिंग्स के अंदर जो सेंट्रल रिंग होता है वो हमेशा डार्क होता है, फिर ब्राइट आता है, फिर डार्क आता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, इस तरीके से बनते हैं। लेकिन सेंट्रल स्पॉट के बारे में बात कंफर्म है कि वो हमेशा डार्क होता है। वो दो वजूहात पे होता है, एक तो फेज रिवर्सल हो जाता है यानी कि 180 डिग्री का फेज चेंज आता है, और दूसरी बात ये जो पाथ डिफरेंस होता है सेंटर वाली रे के लिए वो जीरो होता है। तो दोनों बातें करेक्ट है, बोथ फेज रिवर्सल एंड पाथ डिफरेंस बीइंग जीरो। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फिर अगेन वही मैं आपको मशवरा दूंगा कि लेक्चर अगर नहीं बात ये समझ में आ रही तो चैनल पे न्यूटन रिंग्स का एक अच्छा लेक्चर अपलोडेड है। नंबर 11, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ ट्रांसफर्स नेचर ऑफ लाइट इज। अगर हम किसी वेव को साबित करना चाहते हैं कि वो वेव ट्रांसफर्स नेचर रखती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर नहीं रखती है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीकेकार है, उस लाइट को हम पोलराइज करते हैं। अगर कोई भी वेव ऑफ लाइट पोलराइज हो जाती है यानी कि अपने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है तो वो होता है ट्रांसफर्स नेचर की वजह से। अदरवाइज जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसको हम पोलराइज कभी भी नहीं कर सकते, उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स में हम ब्रेक नहीं कर सकते। नंबर 12, इन न्यूटन रिंग सीन थ्रू आउट रिफ्लेक्टेड लाइट। ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि जो सेंट्रल स्पॉट है वो हमेशा डार्क होता है, दो वजूहात से। एक तो ये है कि पार्ट डिफरेंस ऑफ लाइट जीरो होता है और दूसरा वहां पर फेज रिवर्सल होता है, 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 4000 लाइंस हैं पर सेंटीमीटर, तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होगा? तो देखिए ग्रेटिंग एलिमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितना है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, और इस लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ लाइंस। तो सीधा सीधा आपके सामने एक क्वेश्चन है। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में नजर आ रहे हैं तो इस पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक सेंटीमीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस है? वो है 4000। तो 1 डिवाइड बाय 4000, 2.5 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर। सो ये है इसका ग्रेटिंग एलिमेंट, डी से शो करते हैं। नंबर 14, द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस कम आउट बिकॉज वेव ओबे। जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, चाहे वो लाइट हो या कोई सी वेव हो, वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो वेव है वो फॉलो करती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर अगर क्रस्ट पे क्रस्ट आता है या ट्रफ पे ट्रफ आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, क्रस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रस्ट आता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। बाकी सारे जो लॉज लिखे हुए हैं यहाँ पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है लाइट से। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्लेन पोलराइज लाइट। इनमें से कौन सी चीज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट करने के लिए? अ शीट विद स्मॉल ओपनिंग, अ थिक ग्लास शीट, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, या एक पेपर शीट। तो जो शीट होती है स्मॉल ओपनिंग की वो लाइट को तो पोलराइज नहीं कर सकती, स्ट्रिंग को जरूर पोलराइज कर सकती है वेव इन अ स्ट्रिंग, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं कर सकता, थिक ग्लास शीट भी नहीं, बल्कि एक जो पेपर की शीट होती है वो यूज हो सकती है लाइट को पोलराइज करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ पेपर शीट हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। डिम कर देते हैं थोड़ा लाइट को, पोलराइजर जो इस्तेमाल करते हैं। नंबर 16, द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स आर रिवर्स ड्यू टू। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, और मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि वहां पर जो है वो 180 डिग्री का फेज चेंज होता है जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं फेज रिवर्सल।
थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर जो कंडीशंस होती हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो रिवर्स हो जाती हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज होती है, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए यूज हो जाती हैं, वो होता है ड्यू टू फेज रिवर्सल। नंबर 17, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रैग्स लॉ, तो सीधा सीधा ब्रैग्स लॉ होता है m lambda is equal to 2d sin theta। Number 18, which of the following phenomenon produced the colors in soap bubble? सोप बबल में वही कहानी होती है जो कि मैंने आपको समझाया कि पानी के ऊपर ऑयल की लेयर की वजह से होती है, यानी कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से। अब यहाँ पर एक टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ही है, दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं ऑप्शन के अंदर इंटरफेरेंस। नंबर 19, द पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मस्ट बी। अब ये फेज रिवर्सल से पहले पहले है, ठीक है ना। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस होना चाहिए m प्लस हाफ इंटू लेमडा, ठीक है ना, ये कंडीशन है। अब अगर आप जीरो पुट करोगे m की जगह पर तो ये आ जाएगा 1/2 लेमडा के। अगर आप इसकी जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, ये हो जाएगा 3/2 लेमडा। इसी पैटर्न पे 5/2 लेमडा और फिर 7/2 लेमडा। तो आपने सही आंसर को पहचानना है और उसको याद भी रखना है, हाफ लेमडा, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, यानी कि बी है हमारा करेक्ट आंसर। नंबर 20, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनेबल टू शो। क्या काम नहीं कर सकती येलो लाइट जो कि मोनोक्रोमेटिक है? मोनोक्रोमेटिक यानी कि ऑफ सेम कलर सेम वेवलेंथ। याद रखिए वो डिस्पर्स नहीं हो सकती, ऑलरेडी मैं पीछे समझा चुका हूँ वीडियो के अंदर कि डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ्स में ब्रेक होना। बट क्वेश्चन में कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक है, एक ही वेवलेंथ है, तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ कर सकती है, डिस्पर्स नहीं हो सकती। 21, according to Maxwell theory, light travels in form of electromagnetic waves। नेचर ऑफ लाइट में हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक कि लाइट ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 22, वन कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस इज दैट द टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए दो अहम शराइत हैं, कंडीशंस हैं। एक तो ये कि दोनों लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए और दूसरी शर्त ये है कि वो जो दोनों लाइट सोर्सेज हैं वो एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज होंगी, जो कि हम स्लिट्स में अचीव कर लेते हैं, तो फिर हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 23, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ डिफरेंस मस्ट बी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस m लेमडा के बराबर होता है। m लेमडा यानी कि, और m क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो मतलब सीधा सीधा इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का। ये कोई ना कोई इंटीजर होता है और वेवलेंथ से मल्टीप्लाई होता है, तो वो कहलाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ऑड मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। नंबर 24, विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन। तो क्या फॉर्मूला है? लैम्डा एल ओवर डी। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, एल यानी कि स्क्रीन का फासला, डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। तो क्या बढ़ा सकते हैं? स्लिट सेपरेशन नहीं, वेवलेंथ हाँ, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस नो, वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो अपने आप जो फ्रिंज स्पेसिंग है या विड्थ है वो बढ़ जाएगी। 25, द प्रॉपर्टी विच इनेबल्स वेव टू बेंड अराउंड द एज ऑफ एन ओपनिंग और ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सीधा सीधा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। इनमें से कौन सी डिफ्रैक्शन की टाइप्स हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अगर तो जो सोर्स है और जो स्क्रीन है उसका डिफ्रैक्शन की रेटिंग से फासला फाइनाइट है तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है, अगर इनफाइनाइट है तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। नंबर 27, अ प्लेट विद नंबर ऑफ टाइनी होल्स और थिन लाइंस इज कॉल्ड ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन की रेटिंग जैसे होती है। 28, एक लेंस जो कि कन्वर्ज करता है पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को। कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, एंड कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, जमा कर देता है। 29, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। वेव थ्योरी ऑफ लाइट पोलराइजेशन को समझाती है क्योंकि हमारे चैप्टर नंबर 9 में है, इंटरफेरेंस को समझाती है हमारे चैप्टर 9 में है, डिफ्रैक्शन को समझाती है हमारे चैप्टर 9 में है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब हमें कैसे पता? हमने तो पढ़ा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ऐसे ही तो पता है कि बाकी जो चीज़ हमने पढ़ी है वो वेव थ्योरी को बिलोंग करती हैं, तभी तो हमने पढ़ी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को शो नहीं करता, वो पार्टिकल नेचर को शो करता है।
एंड लास्ट नंबर 30, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और बोथ जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। और बाकी बचे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, कुछ इसमें कॉमन भी होंगे मेरे वाले एमसीक्यूज में। बहरहाल वो भी चैनल पे अपलोडेड है, उन्हें जाके देखो, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, और देखते रहो तलाश फेस एकेडमी। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।